Hello student, in this video we are going to understand about all the facts related to sickle cell anemia. Also we understand this diagram which is present in your NCERT book, and also we understand about the how they become inherited and which type of gene or allele are responsible for this disease. Okay, so all the facts we clear with the help of this video. Firstly we understand about the term सिकल सेल एनीमिया. सो स्टूडेंट, सिकल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सिकल एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम अपनी क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते हैं, और आप लोगों ने जनरली इसे देखा भी होगा जिसे हम लोग मोस्टली हंसिया बोलते हैं. तो ये बहुत ही ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है जिससे कि हम अपनी क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते हैं. ठीक है, तो ये होता है शिकल. ठीक है, सेल का मतलब यहाँ पर क्या है? आरबीसी की जो सेल होती है हमारी ब्लड सेल एरिथ्रोसाइट जिसे हम बोलते हैं, ये आरबीसी होती है बाइकॉनकेव शेप की, और वो कन्वर्ट हो जाती है सिकल शेप में, इसलिए इसे हम सिकल सेल बोलते हैं. नेक्स्ट फैक्ट अंडरस्टैंड करते हैं एनीमिया. एनीमिया का मीनिंग हम बोलते हैं कि एनीमिया इज अ डिजीज वेयर लो ऑक्सीजन कैरिंग capacity present in our body, and due to the low oxygen in our body we feel like less energetic. ओके, हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होती है और हमारी जो ऑक्सीजन कैरिंग की पावर है हमारी हर एक सेल में वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होती है, और इन सब को ग्रुप्स ऑफ द सिम्टम्स को एक तरीके से हम एनीमिया बोल देते हैं. तो सिकल सेल एनीमिया को इवेलुएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर डेफिनेशन. So here student, sickle cell anemia disease is a genetic disorder. ये कैसा डिसऑर्डर होता है? जेनेटिक डिसऑर्डर होता है. ओके, और साथ में अगर हम यहाँ पर ये भी बात करें कि सिकल सेल एनीमिया का जो डिसऑर्डर होता है वो होता है ऑटोसोमल. ओके, सेक्स लिंक डिसऑर्डर ये नहीं है, ये होता है ऑटोसोमल डिसऑर्डर, और साथ में रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं इसके. ओके, दैट अफेक्ट एरिथ्रोसाइट, जो कि अफेक्ट करता है आरबीसी को, एंड कॉजिंग देम टू बिकम सिकल और क्रीसेंट शेप, और ये कॉज करता है उसे सिकल शेप या क्रीसेंट शेप में कन्वर्ट करने में. ओके, तो ये फैक्ट हमने समझा कि सिकल सेल डिजीज है क्या. देन the effect of this condition due to an abnormality of the hemoglobin molecule फाउंड इन एरिथ्रोसाइट. और ये एबनॉर्मेलिटी क्यों होती है? क्योंकि हीमोग्लोबिन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें इनका इफेक्ट होता है, और जिसकी वजह से हमारी जो आरबीसी है वो सिकल शेप या क्रिसेंट शेप में कन्वर्ट हो जाती है. ओके, तो आई थिंक आप मीनिंग समझ गए सिकल सेल एनीमिया क्या है, सिकल सेल में प्रॉब्लम क्या होती है. नेक्स्ट वन हम ये समझते हैं कि क्या पॉसिबल जीनोटाइप होते हैं या क्या पॉसिबल एलिल्स होते हैं जो कि ये डिफेक्ट कॉज करते हैं, और ये इनहेरिटेड कैसे होते हैं. सो स्टूडेंट, हियर with the help of this blank slide we understand about the three possible genotypes. okay, तो यहाँ पर अगर हम ये बात करें कि सिंगल पेयर ऑफ एलिल्स कौन से प्रेजेंट होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं इस डिसऑर्डर को, तो नॉर्मली यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारे पास प्रेजेंट है एक जीन जिसे हम HBA जीन बोलते हैं. ओके, HBA, और उसके साथ में दूसरा एक जीन होता है जिसे हम HBS बोलते हैं. ठीक है, अब ये HBA का मतलब है ये है नॉर्मल हीमोग्लोबिन जीन, और HBS का मतलब है ये है अफेक्टेड या फिर सिकल सेल्ड हीमोग्लोबिन जीन. ओके, अब इनसे पॉसिबल 3 जीनोटाइप्स यहाँ पर फॉर्म होते हैं. तो चलिए हम लोग 3 पॉसिबल जीनोटाइप फॉर्म कर लेते हैं. अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात करूँ तो मैं यहाँ पर बोलूँगा HBA एंड HBA, ये नॉर्मल जीनोटाइप हो गया. देन उसके बाद अगर मैं यहाँ पर कैरियर की बात करूँ तो HBA और HBS ये हमारा कैरियर जीनोटाइप होगा. और अगर हम यहाँ पर अफेक्टेड की बात करें तो HBS और HBS ये हमारा अफेक्टेड जीनोटाइप होगा. सो स्टूडेंट, जो आपके NCERT बुक्स में मेंशन है कि 3 पॉसिबल जीनोटाइप्स आर प्रेजेंट एंड ओनली यू नो वो 3 पॉसिबल जीनोटाइप इनमें फॉर्म होते हैं, और जिनमें से अफेक्टेड की अगर बात करें कि अफेक्टेड कौन सा होगा तो सिर्फ और सिर्फ HBS जो हमारा जीनोटाइप अगर किसी पर्सन में प्रेजेंट होगा तभी हम बोलेंगे कि ये कैसा ऑर्गेनिज्म है, इसमें कौन सी प्रॉब्लम प्रेजेंट है, सिकल सेल एनीमिया की प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ उसमें सिकल सेल का जीन प्रेजेंट है. ठीक है, चलिए अब इनकी प्रोबेबिलिटी को इवेलुएट करते हैं कि ये कैसे ट्रांसमिट होते हैं. तो ये तो समझ गया आपकी HBA का कॉम्बिनेशन होगा, तो ये नॉर्मल जीन है, सिकल सेल एनीमिया जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. HBS की बात करें तो ये अनअफेक्टेड है, अफेक्टेड नहीं होंगे, लेकिन ये होंगे क्या
कैरियर होंगे, ये वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर करेंगे। और एचबीएस की अगर हम बात करें तो ये टोटली अफेक्टेड होंगे। ओके स्टूडेंट, सो होपफुली यू अंडरस्टैंड। सो हियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इनहेरिटेंस ऑफ द सिकल सेल डिजीज को। ठीक है, ये कैसे इनहेरिटेड होती है समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि सिकल सेल ट्रेट का मतलब जो मैंने अभी आपको कैरियर रिप्रेजेंट किया था, कैरियर के लिए मैंने क्या रिप्रेजेंट किया था, HbA और HbS। ठीक है, और सिकल सेल ट्रेट फीमेल भी है यहाँ पर जो कि HbA और HbS है। ठीक है, ये दोनों क्या है, कैरियर है, इसीलिए इन्हें हम ट्रेट बोल रहे हैं एक तरीके से। अब यहाँ पर अगर इन दोनों लोगों की मैरिज होती है और इनकी प्रोजेनीज होती हैं, तो प्रोजेनी में अगर HbA का इनका सन हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि वो नॉर्मल है। ठीक, लेकिन अगर HbA और HbS का कॉम्बिनेशन, ये आप क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आता है इस तरीके से, तो आप यहाँ पर अपना चेकर बोर्ड बना करके और यहाँ पर बहुत आसानी से आप फॉर्म कर लो प्रोजेनी। ठीक है, तो आई थिंक ये ऐसे आप फॉर्म कर सकते हो। क्लियर, ये ऐसे, और यहाँ पर आपने लिख दिया HbA। ठीक है, आप शॉर्ट में लिख सकते हो HbA, और यहाँ पर आप शॉर्ट में लिख सकते हो HbS। ठीक है, मेल के लिए हो गया, और ये HbA और HbS। ठीक है, तो ये पैटर्न भी फॉलो करके आप क्रॉस कर सकते हो अगर इसमें आपको प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर आप इससे रिप्रेजेंट कर लोगे, फिल करिए इस पुनेट स्क्वायर को और समझ जाइए। मैं तो नहीं फिल करने वाला, ये आप ही की ड्यूटी है। चलिए, तो मैंने फिर यहाँ पे बताया कि ये सिकल सेल ट्रेट है जब अगर HbA और HbS का कॉम्बिनेशन होगा, देन HbA HbS का कॉम्बिनेशन होगा तो सिकल सेल ट्रेट होगा। लेकिन अगर HbS और HbS का कॉम्बिनेशन हो रहा, देन इट इज द सिकल सेल डिजीज। तो इस तरीके से ये इनहेरिटेड होती है डिसीज। तो हमने ये भी अपना पॉइंट्स यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लिया जो कि हमारे एनसीईआरटी में मेंशन था। नेक्स्ट वी अंडरस्टैंड अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट विच इज रिलेटेड टू द डायग्राम ऑफ अवर एनसीईआरटी। सो स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, बहुत ही आराम से समझने की ज़रूरत है, इसलिए जितने भी फैक्ट्स यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ उसे आप बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आपने ये फर्स्ट डायग्राम सीन किया, ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, नॉर्मल HbA जीन। अब ये HbA जीन अगर मैं बताऊँ आपको तो आप इसे समझिए, ये है हमारा DNA। समझिए, नहीं एग्जैक्टली होता ही है। अब DNA में ये स्पेसिफिक एक जीन प्रेजेंट है, और आपको पता है हमारा DNA कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। डबल स्ट्रैंडेड में यहाँ पर एक पर्टिकुलर अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो ये मान लीजिए ये एक लोकेशन है जहाँ पर जीन प्रेजेंट है। अब ये क्रोमोसोम या ये क्रोमोसोम कौन सा है तो आप जानते हो क्रोमोसोम नंबर 11 जो होता है वो प्रेजेंट होता है हमारे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है डिजीज के लिए। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 11 पे इसका जीन प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन का। ठीक, नेक्स्ट फैक्ट यहाँ पर हम लोग कैरी ऑन करते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया कि ये हमारा क्या था, ये हमारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन जीन है। DNA है, तो DNA में नाइट्रोजनस बेस पेयर होता है ना, न्यूक्लियोटाइड जो हम लोग बोलते हैं। ये आप लोग को और क्लियर होगा जब हम लोग जेनेटिक कोड पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरफ यहाँ पर कोडिंग प्रेजेंट थी CTC, ओके, और दूसरी तरफ जो यहाँ पर कोडिंग प्रेजेंट है इसके अपोजिट जो प्रेजेंट होंगी वो होगा GAG। ठीक है, तो CTC और GAG, C फॉर स्टैंड फॉर द साइटोसिन, T इज स्टैंड फॉर द थाइमिन, एंड C इज स्टैंड फॉर द साइटोसाइन, एंड G इज स्टैंड फॉर द ग्वानोसाइन, A इज स्टैंड फॉर द एडेनिन, एंड G इज स्टैंड फॉर द ग्वानोसाइन। अब आप जानते हैं DNA से क्या बनेगा, DNA से बनेगा RNA ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के थ्रू। तो GAG का यहाँ पर जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो यहाँ पर क्या GAG आया, ठीक है, mRNA की चेन में। अब ये जो GAG है ये पर्टिकुलर जिस अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है वो होता है हमारा ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, तो ये हमारी है नॉर्मल हीमोग्लोबिन की चेन। ठीक है, हीमोग्लोबिन की चेन, और हीमोग्लोबिन की कौन सी चेन है, बीटा। ठीक है, हीमोग्लोबिन को मेक करने के लिए आपके पास 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं। अब यहाँ पर जो ये सिकल सेल का जीन प्रेजेंट होता है ये हमारी बीटा चेन पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये फैक्ट जरूर याद रखिएगा, बीटा चेन पे। और जो म्यूटेशन हो रहा है या जो सडन चेंज हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, हमारे नंबर 6 वाली जीन पे। ठीक है, जो नंबर 6 पे प्रेजेंट यहाँ पर हमारा बेस जो हमारा अमीनो एसिड है जिसे हम ग्लूटामिक एसिड बोलते हैं, इनमें चेंज हो रहा है। तो ये अगर ऐसा यहाँ पर ओवरऑल स्ट्रक्चर फॉर्म होगा बच्चा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा नॉर्मल हीमोग्लोबिन, और नॉर्मल हीमोग्लोबिन आगे जाकर के नॉर्मल ही फॉर्म करेंगे हमारे बाइकॉन्केव शेप के आरबीसी को। लेकिन अब थोड़ा सा डिफेक्ट हो गया। डिफेक्ट कुछ ऐसा हुआ कि जो यहाँ पर CTC नॉर्मल प्रेजेंट था वो CAG हो गया। मतलब T की जगह क्या आ गया बच्चा, एडेनिन आ गया। अब जब यहाँ एडेनिन आया तो सिंपल सी बात है, एडेनिन के अपोजिट होता है थाइमिन। तो यहाँ पर CT
जीटी जी फॉर्म हो गया। अब जीटी जी अगर फॉर्म होगा तो सिंपल सी बात है एमआरएनए में भी कन्वर्जन होगा, और जब एमआरएनए में कन्वर्जन हुआ तो उन्होंने जीयूजी बनाया, ठीक है, यूरासिल यहां पर फॉर्म किया। देन उसके बाद अब जो ये जीयूजी होता है, ये पर्टिकुलर जिस अमीनो एसिड के लिए कोड करता है वो ग्लूटामिक एसिड नहीं होता, वो वैलीन होता है। तो आप खुद सोचिए, आपको चाहिए था ग्लूटामिक एसिड 6 नंबर पे और आपने फॉर्म क्या कर लिया, वैलीन। तो क्या जो नॉर्मल बाइकॉन्केव शेप का आपको आरबीसी बनने वाला था उस हीमोग्लोबिन चेन की वजह से, क्या वो बन पाएगा? बिल्कुल नहीं बन पाएगा। तो ऐसे में जो आपका हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल की वजह से जो बाइकॉन्केव शेप की जगह सिकल शेप की आप आरबीसी फॉर्म कर लोगे, ठीक है। तो ये क्यों हुआ? सब्सटीट्यूशन ऑफ अमीनो एसिड की वजह से हुआ। ग्लोबिन जो प्रोटीन की चेन थी वहां सिंगल बेस पेयर, देखिए सिंगल बेस है ये एडेनिन, ठीक है, सिंगल बेस पेयर था, यूरेसिल सिंगल बेस पेयर की वजह से यहां पर सब्स्टिट्यूशन होने की वजह से 6 नंबर के कोडॉन के बीटा ग्लोबिन जीन में जीएजी से जीयूजी में कन्वर्ट होने की वजह से ये जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है ये पॉलीमराइजेशन में कन्वर्ट होता है। पॉलीमराइजेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? पॉलीमराइजेशन का मतलब मैंने आपको बताया मोर देन वन। पॉली वर्ड का मतलब क्या होता है? मोर देन वन। और एक से ज्यादा जब यहाँ पे पॉलीमराइजेशन वाली चीजें हो रही हैं तो लो ऑक्सीजन टेंशन फॉर्म होता है। आखिर हमें ये कॉन्सेप्ट भी तो पता होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट भी तो पता होना चाहिए ना कि आखिर यहाँ पर चेंजिंग अगर हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में हो रही है, इसे ऐसे समझिए कि अगर चेंजिंग हमारी हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में हो रही है तो क्यों चेंज हो रहा है हमारा शेप? तो यहाँ पर जो हमारा बाइकॉन्केव शेप की, अगर आप इसे ऐसे भी फॉर्म कर सकते हैं बाइकॉन्केव शेप को, ठीक है, जो हमारे पास बाइकॉन्केव शेप के फॉर्म होने वाले थे हमारी आरबीसी, ठीक है, उनमें ऑक्सीजन टेंशन फॉर्म होने की वजह से, क्योंकि ये क्या लेने वाले थे, कैप्चर क्या करने वाले थे, ऑक्सीजन को। ये हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल क्या कैप्चर करने वाले थे, ऑक्सीजन को। और लो ऑक्सीजन टेंशन जब फॉर्म होगा तो जिसकी वजह से इसका शेप किस में रिड्यूस हो जाएगा, इसका शेप रिड्यूस हो गया इस सिकल शेप में, ठीक है। अब जब बच्चा ये सिकल शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, अब प्रॉब्लम क्या होती है, क्या सिकल शेप वाली आरबीसी बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं कैरी करती? करती है कैरी, लेकिन जहां पर हम जानते हैं कि आरबीसी का जो लाइफ स्पॉन पीरियड होता है वो कितने दिन होता है, मैं नहीं बताऊंगा, आप ही बताएंगे एग्जैक्ट, ठीक है। मैं इतना बता देता हूँ कि हाँ 100 अबव होता है, इतना आप जानते हो। अब ये 100 अबव जहां पे नॉर्मल आरबीसी का टाइम पीरियड होता था वो सिकल शेप का कितना हो जाता है, 20-30 डेज ओनली। तो जो इतने ज़्यादा दिनों तक लाइफ स्पॉन पीरियड था, अगर वो घट जाएगा तो क्या हमारी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल पाएगी? ठीक है, बाइकॉन्केव जो शेप था जब वो चेंज हो रहा है सिकल शेप में तो एक तो शेप भी कन्वर्ट हो रहा है, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन ज़्यादा कैरी नहीं कर पाएगा और साथ में इनका लाइफ स्पॉन पीरियड भी बहुत शॉर्ट होता है। तो ये काम हो रहा है जिसकी वजह से एनीमिया कॉज हो रही है। और उसके साथ बच्चा ये क्या करते हैं, उसके साथ में ये है हमारी ब्लड की कैपिलरीज, ठीक है, इस फैक्ट को समझे। अब इसमें जो हमारा बाइकॉन्केव शेप का आरबीसी था वो अपना लगातार फ्लो कर रहा था, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी फ्लो होने में, ठीक है। ये देखे जो अभी मैंने स्ट्रक्चर फॉर्म किया था तो ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन अच्छे से जा रहा था, ट्रांसपोर्ट हो रहा था। लेकिन जब अब नॉर्मल सिकल शेप की रेड ब्लड सेल्स हमारी ब्लड कैपिलरीज में जाने लगती हैं तो ये क्लॉगिंग कॉज करती हैं, क्लॉगिंग। तो अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है वो क्लॉगिंग कॉज कर रही है और ये देखिए एक ही जगह एक्युमुलेट हो रहे हैं। तो क्या ऐसे में ब्लड ट्रांसपोर्ट हो पाएगा? बिल्कुल नहीं, ब्लड की कैपिलरीज में ये फंसे रह जाएंगे मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो हमारी हर एक सेल की कंप्लीट नहीं होती और ऐसे में ही ये प्रॉब्लम कॉज करते हैं सिकल सेल एनीमिया। तो आई थिंक स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने हर एक फैक्ट क्लियर किए, चाहे वो एनसीईआरटी का इनहेरिटेंस से रिलेटेड हो या एनसीईआरटी का डायग्राम हो, हर एक फैक्ट यहाँ पर होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा और यहाँ पर हमने सिकल सेल एनीमिया डिसऑर्डर को बहुत अच्छे से समझ लिया। Hopefully students you also understand all the facts related to sickle cell anemia. Thank you.